देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बेटियों को किस तरह से बेहतर शिक्षा दी जाए इसके लिए और अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लगातार इस तरफ वो कार्यरत हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश के जो मौलाना हैं वो किस तरह से कोएड के खिलाफ है, यानी लड़के और लड़कियों की एक साथ शिक्षा नहीं होनी चाहिए। और उनका ये कहना है कि ये दरअसल धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहा है, ये इस्लाम का त्याग है। इस तरीके के उनके बयान सामने आए हैं और इसी पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नावेद सिद्दीकी जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरे मामले पर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद बहुत बहुत। आप ये बताइए कि जो मौलाना देवबंद का जो बयान सामने आया है उस पर आपकी क्या राय है कि जिस तरह से मदरसों में शिक्षा हो रही है, वो कह रहे हैं लड़के और लड़कियों को एक साथ शिक्षा नहीं देनी चाहिए, वो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम का त्याग है। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात है कि मदारिस हिंदुस्तान के अंदर मदारिस की तादाद एक अच्छी खासी तादाद हिंदुस्तान में मदारिस की है और इसका बहुत बहुत भारी असर मुसलमान बच्चों पे, मुसलमान बच्चों के जहनों पे मदारिस की तालीम का रहा है। और इसको अगर देश के साथ में जोड़ के देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि इस तालीम का एक मज़हबी तालीम का होना, किसी इंसान को एक मज़हबी तालीम होना उसको व्यवहार को नहीं दर्शाता है। आपकी व्यवहारी तालीम क्या है, आपने असरी तालीम कितनी हासिल की है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, देश की योग्यता में, देश की तरक्की में आपकी क्या भागीदारी है, सवाल आपसे ये पूछा जाएगा। जब आप एज ए हिंदुस्तानी, एज ए भारतीय आप जब फील्ड में उतरेंगे तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपको कुरान कितना याद है, आप कितना मौलवी हैं, आप कितनी अहादीस जानते हैं। आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा देश की तरक्की के अंदर, लोगों की भलाई के अंदर आपकी क्या भागीदारी है। आपके यहाँ मदारिस से अगर आप अच्छे इंजीनियर निकालें, आप अच्छे स्टूडेंट निकालें, आप उसके अंदर जो है वैज्ञानिक निकालिए, डॉक्टर निकालिए, वकील निकालिए। देश को आज इतनी ज़रूरत है पढ़े लिखे तबके की, नौजवानों की, जो देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं। ऐसे लड़कों की ज़रूरत नहीं, ऐसी लड़कियों की भी ज़रूरत है। आप ये समझिए, देखिए, आप ये सोच के कैसे बैठे हुए हैं कि आपने ये सोच लिया कि सिर्फ एक तबका, एक वर्ग या एक नस्ल कोई हिंदुस्तान की तंजीम और तरक्की के लिए अपना योगदान देगी। आपने, पहली बात तो मेरा ये सवाल है ऐसे दकियानूसी लोगों से कि उन्होंने अपने आप को इस दकियानूसी सोच का मुतहम्मिल कर लिया कि सिर्फ आप, मतलब आप कोई एजुकेशन के खिलाफ नहीं है, आप महिलाओं के खिलाफ हैं, आप महिला विरोधी हैं। इसमें मेरी खुद एजुकेशन मदरसे के अंदर हुई है, मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो मदरसे से है और मैं ये देख रहा हूँ कि व्यवस्था, दरअसल मदरसा नाम है एक व्यवस्था का, कि मदरसे की व्यवस्था को आप आज को एजुकेशन के ख़िलाफ़ हो गए कि लड़कियां और लड़के एक साथ नहीं पढ़ने चाहिए। आपने इसको एक झंडे के साथ में अब बावाज़े बुलंद कह दिया। अब आपसे ये सवाल हो रहा है कि आप जिस मदरसा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्या आपके यहाँ मदारिस के अंदर बच्चे सुरक्षित हैं? छोटे बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, मौलाना लोग छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर एक मामला था और इस तरह बहुत सारे मामले बड़े बड़े मदारिस से हमेशा उठते आए हैं। इन लोगों ने, मतलब आप किस सोच के साथ आप जी रहे हैं? आप व्यवस्था सुधारिए ना अपनी। आप को एजुकेशन के पीछे काहे पड़ गए हैं? आपको किसने बता दिया कि महिलाएं जो हैं वो अगर तालीम हासिल नहीं करेंगी तो देश की तरक्की, ये सबक आपको किसने दे दिया? सर, मेरा सवाल ये है कि दारुल उलूम के जो प्रमुख हैं वो ये कह रहे हैं कि ये धर्मांतरण का जो वजह है ये कोएड ही है। नहीं, दरअसल देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा क्रिएट करूँगा आपकी बात में कि एक तो वो दारुल उलूम के प्रमुख नहीं हैं, उन्होंने अपने आप को घोषित किया हुआ है कि हम दारुल उलूम के ठेकेदार हैं, ठीक है। और एक ऐसी जो कि एक स्कूल ऑफ थॉट है, दारुल उलूम एक स्कूल ऑफ थॉट है और एक ऐसी संस्था का एक ऐसा शख्स जो है अपने आप को ठेकेदार कहे
या वो अपने आप को ज़िम्मेदार समझे और ये समझे कि मेरी बात पत्थर की लकीर है, और फिर वो एक तरफ़ा लड़कियों की तालीम के पीछे पड़ जाए, ऐसे शख्स से हिंदुस्तान की आवाम और मुसलमान ख़ास तौर से कोई ख़ासी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये आवाम के लिए कुछ भलाई का काम अपने मदारिस से कर सकते हैं। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मदरसा जिस तालीमी व्यवस्था का नाम मदरसा है, सबसे पहले उस व्यवस्था को आप अपनी दुरुस्त कीजिए। आपसे कोई पूछ के नहीं को एजुकेशन करने जा रहा है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को एजुकेशन में शामिल करते हैं तो वो आपसे पूछ के नहीं करेंगे, और आप ठेकेदार नहीं हैं कौम के। पहले आप जिस काम के लिए ना, आप अपनी मदरसा व्यवस्था को सुधारिए। मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि आप पहले तो मदरसे के अंदर, हिंदुस्तान के तमाम मदारिस के अंदर, आप पहले ये बताएं पिछले 10 सालों के अंदर कितने मामले पॉक्सो एक्ट के आए हैं, और कितने बच्चों के साथ शोषण हुआ है, और कितनी आपने रिपोर्टें दर्ज कराई हैं, और कितने मौलाना आपने गिरफ्तार करके हिंदुस्तान की हुकूमतों के साथ जेल में उनको भेजा है। आपका व्यवहार क्या है कौम के साथ में? आप बात कीजिए। आप को एजुकेशन के खिलाफ हैं, आपको डर लग रहा है कि लड़कियों के साथ कुछ मामला ना हो जाए। आपके तो जो आप तन्हा लड़कों को पढ़ा रहे हैं और लड़कों को आप छोड़ नहीं रहे हैं, आपके उलमा। ये सिस्टम आपका जो है ख़राब कर रहा है पूरा। आपने गे कल्चर को आपने बढ़ावा दे रखा है। आप अपने यहाँ से आज तक 50 सालों में 70 सालों में आप अपने यहाँ से ये चीज़ ख़त्म नहीं कर पाए हैं। सर, आप उस कम्युनिटी से आते हैं, और मेरा सवाल ये भी होगा कि ये देखने को मिलता है कि लड़कियों को ही टारगेट क्यों किया जाता है, फिर चाहे मामला मदरसों में शिक्षा का हो, फिर चाहे मामला हिजाब विवाद का हो, लड़कियां ही क्यों टारगेट होती हैं? दरअसल इनके जहनों में खाका फिट है। पुरुष प्रधान समाज को बढ़ावा देने वाली जो सोच इनके ऊपर आज भी हावी है, और ये लोग महिलाओं की किए गए हिंदुस्तान के हित के कार्यों को, उनकी देश की तरक्की की भागीदारी को ये लोग पसे पुष्ट डाले हुए हैं, और इन्होंने आज तक इस चीज़ को समझा ही नहीं कि महिलाएं और देश की महिला शक्ति और देश की बच्चियां जो आज अपने कंधों पे मुल्क का बीड़ा उठा। अभी आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देखी, एक मुस्लिम बच्ची जो है वो एयरफोर्स के अंदर एयरक्राफ्ट वो चलाएगी, पहली मुस्लिम बच्ची वो एक। आप जब टैलेंट को दबा देंगे मज़हब के नाम पर, आप जो है फितरी तौर पे उसको ये बता देंगे कि लड़की कमज़ोर है, तो फिर इस तरह के टैलेंट हमारे सामने नहीं आ पाएंगे। दरअसल मसला मुल्क की तरक्की का है। ये लोग मेरे आपके, मेरी बच्चियों के या किसी के ख़िलाफ़ नहीं, ये मुल्क की तरक्की के ख़िलाफ़ हैं ऐसे लोग। मैं नाम नहीं लूँगा ऐसे लोगों का किसी का, लेकिन जो ऐसी सोच रखता हो, जो ऐसी नारी के ख़िलाफ़ सोच रखता हो कि नारी जो है वो साथ में नहीं चल सकती है, नारी के कंधों पे देश को नहीं दिया जा सकता है, देश की ज़िम्मेदारी को नहीं दिया जा सकता, ऐसे लोग असल में देश के मुखालिफ हैं। वो ऐसे टैलेंट को दूर करके देश की भागीदारी के अंदर एक रोड़ा अटकाए दे रहे हैं। सर, जो मदरसों के मौलवी हैं, जो तमाम दारुल उलूम प्रमुख हो या कोई भी हो, मौलाना, जिस तरीके के उनके बयान रहते हैं, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी योगी आदित्यनाथ ने, और साथ ही असम में भी हम देख रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो मदरसों के सर्वे के आदेश दिए थे, और मदरसों का सर्वे भी हुआ, लेकिन उसमें तमाम मदरसे ऐसे निकले जहाँ तमाम नियमों का पालन नहीं किया गया, तमाम सुविधाएँ नहीं हैं, और उससे अलग ये लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं। तो क्या ये ठीक है कि एक तरफ आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, कोएड को लेकर बयान दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप मदरसे ही फर्जी तौर पर चला रहे हैं? देखिए, इस बात को आप ऐसे समझिए, कोई भी संस्थान, आप देश की अक्सरियत आबादी में बेशतर लोगों को देखेंगे, अगर वो छोटा सा एक कोई अपनी दुकान भी चला रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, तो उसके पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना लाजमी है, और वो अपना हिसाब बैलेंस शीट के साथ में ऑडिट करवाता है और टैक्स पेयर होता है। मेरी दुविधा अब से 20 सालों से ये चल रही है कि आप हिंदुस्तान के शिक्षा बजट के बराबर आपका चंदा हिंदुस्तान और गैर हिंदुस्तान से आपके पास आ रहा है, लेकिन रोने का मकाम ये है कि आज तक आप अपना एक कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मुहैया करके अपना हिसाब ऑडिट करवाने के लिए आप आज तक तैयार नहीं है। आप हिंदुस्तान की हुकूमत को ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आपका क्या खर्च है, क्या जमा है, क्या आपका
चल रहा है। तो जब आप इस तरीके से मामला पूरे पैसों का आप खल्त-मल्त कर देंगे और आपके यहाँ भ्रष्टाचार जो है वो उरूज पे हो जाएगा, फिर आपके मदरसों का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। असल तो मदरसा बुनियाद था एक तालीमी व्यवस्था का, एक निज़ाम का नाम मदरसा था कि वहाँ से आदमी कुछ ऐसा सीख के निकले कि जो वो कौम के लिए, कौम के हित में हो, कौम के हक़ के लिए बेहतर हो। लेकिन दरअसल जो व्यवस्था बनाने वाले थे, आज वो ही लोग करप्ट हो गए हैं और अब अगर हुकूमतें इनके ऊपर शिकंजा कर रही हैं, बाज़ाब्ता तरीक़े से कर रही हैं, तो उसके अंदर हमें कोई एतराज़ नहीं है। बल्कि मैं इसका बज़ाती तौर पर मैं इसका स्वागत करता हूँ कि ऐसे मदारिस पे जो गलत तरीके से कब्ज़ाई हुई ज़मीनों पर चल रहे हैं, या जिनका हिसाब ऑडिट नहीं होता है, या जो हुकूमत के निसाब के अलावा अपने हिसाब से निसाब चलाए हुए हैं, और जहाँ बच्चों के साथ शोषण होता है और जहाँ बच्चों को सही तालीम नहीं दी जा रही है, देश के अंदर भागीदारी का हिस्सा नहीं बताया जा रहा है, देशभक्ति नहीं बताई जा रही है। मैं वाकई इस बात का हेमंत बिश्व शर्मा जी का मैं स्वागत करता हूं कि ऐसे मदरसों को फौरी तौर पर, तत्काल तौर पर बंद करके वहां कोई और दूसरा निज़ाम चलाना चाहिए। सर, जैसे कि आपने ये खबर भी सुनी होगी कि तालिबान ने दरअसल लड़कियों की जो एजुकेशन है, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, उस पर रोक लगा दी है। तालिबान ने ऐसा किया है। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर ये मौलाना और ये तमाम जो मदरसों के मौलवी हैं, ये इस तर्ज पर काम क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? नहीं, इनका देखिए, तालिबान एक सोच का नाम है। दरअसल इसको लोगों ने ऐसे लिया है, इसको समझते हैं कि ये कोई मजहबी किताब से लिया गया कोई प्रोटोकॉल है। ऐसा नहीं है, ये एक सोच का नाम है। वो अपनी एक तानाशाही मनवाना चाहते हैं, और जितने भी आप रहती दुनिया से आज तक आप जितने भी तानाशाहों को उठा के देख लेंगे, वो सब पुरुष प्रधान रहे हैं, ठीक है। और उन लोगों की एक ज़ाती तौर पे दिमागी खफगी रहती है कि असल जुल्म जो है महिलाओं पे करके मर्दों को काबू में रखा जाए। ये जुल्म करने का एक पैटर्न होता है जो तालिबान ने संभाला हुआ है, और जो लोग हिंदुस्तान में रह के इसको फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी दुर्विचार, ऐसे कुविचारों को वो लोग उजागर कर रहे हैं, फ़रोग़ दे रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान की व्यवस्था को कमज़ोर किया जा सके, हिंदुस्तान के निज़ाम को कमज़ोर किया जा सके। धन्यवाद सर।